नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो उसको हम बेस्ड ऑन टॉक्सिटी, बेस्ड ऑन जनरेशन, या कहेंगे कि मोड ऑफ एंट्री और ओरिजिन के आधार पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा कि मोड ऑफ एंट्री के आधार पे हम इंसेक्टिसाइड को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एंट्री के आधार पे कहेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसको हम 4 भागों में, कॉन्टैक्ट पॉइजन, स्टोमिक पॉइजन, फ्यूमिगेंट पॉइजन और आपका सिस्टेमिक पॉइजन। तो कहेंगे कि कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या होते हैं। तो कॉन्टैक्ट पॉइजन का मतलब है कि हमने जैसे बताया कि इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड क्या होता है, आपका ऐसा कोई केमिकल या पॉइजन जो कि इंसेक्ट को किल करे, वो क्या कहलाएगा, आपका इंसेक्टिसाइड। तो अब अगर कॉन्टैक्ट पॉइजन है तो कहने का मतलब ऐसा पॉइजन या ऐसा केमिकल जो कि जब पेस्ट के कांटेक्ट में आता है तो पेस्ट को जो है डेथ हो जाती है। पेस्ट जो होता है हमारा, जो इंसेक्ट है, वो किल हो जाता है। जैसे कि ये मान लेते हैं कि हमारा कोई इंसेक्ट है। अब इस पे जब हम मैलाथियान की कहेंगे कि डस्टिंग करते हैं, तब जो है मैलाथियान जो है वो कांटेक्ट में आए किसके, हमारे इंसेक्ट के, और इंसेक्ट जो होगा वो किल हो जाएगा। तो इस तरीके के जो कहेंगे कि इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको हम कांटेक्ट पॉइजन बोलते हैं। जैसे इसका मेजर एग्जांपल कह सकते हैं कि मैलाथियान है, तो मैलाथियन हमारा क्या हो जाएगा, कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड हो जाएगा। दूसरा हमारा है जो स्टोमिक पॉइजन। तो स्टोमिक पॉइजन कहेंगे कि इंसेक्ट की जो डेथ होती है, वो इंसेक्ट की डेथ तब होती है जब इंसेक्ट फीड करता है कोई ट्रीटेड प्लांट है। अर्थात आपका कोई ऐसा प्लांट है जिस पे हमने इंसेक्टिसाइड का जो है स्प्रेइंग या डस्टिंग की हुई है। तो वो क्या करता है कि इंसेक्ट इसको जो है कहेंगे कि जो इसके लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, अदर जो पार्ट होते हैं, उनको वो क्या करता है, खाने मतलब खाता है। अर्थात उसको एज ए फूड के रूप में जब यूज करता है, तब ये क्या है कि आपका जो पौधा है ये कहेंगे कि ट्रीटेड है केमिकल से, इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड है। तो वो जब खाएगा तो वो क्या नाम का, उसका जो स्टोमिक होता है, कहेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और कहेंगे कि जिसकी वजह से ये हमारा जो इंसेक्ट है वो किल हो जाता है। तो इस तरीके के इंसेक्ट को हम बोलते हैं स्टोमिक। अर्थात ये जो जब आपका केमिकल है उसको स्प्रेइंग हुई या डस्टिंग हुई, उसके बाद जब हमारा इंसेक्ट उसको खाएगा, तो खाने के बाद उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कहेंगे कि उसमें पॉइजन की वजह से ये कहेंगे कि एबनॉर्मलिटी होती है, और जिसकी वजह से हमारा इंसेक्ट मरता है। तो जनरली इसके लिए आपके जो चीविंग टाइप इंसेक्ट होते हैं, जो इंसेक्ट आपके चीविंग टाइप होते हैं, वो स्टोमिक पॉइजन से ज़्यादा कहेंगे कि उनके लिए बेनिफिशियल होता है। कहेंगे कि वो इंसेक्ट जो होते हैं वो किल हो जाते हैं स्टोमिक पॉइजन से। अब अगर इनका एग्जाम्पल देखा जाए कि स्टोमिक पॉइजन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो जैसे आपका कहें कि क्विनालफास है। क्विनालफास क्या है, आपका स्टोमिक पॉइजन है। क्विनालफास एक तरीके का आपका है, कहेंगे कि आपका जो है स्टोमिक पॉइजन है। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा फ्यूमिगेंट। तो फ्यूमिगेंट का कहने मतलब ऐसे केमिकल हैं जो कि इंटर होते हैं इंसेक्ट बॉडी में, कहेंगे कि लेकिन वो किस फार्म में, गैसियस फार्म में। जब वो गैस के रूप में जो है इंसेक्ट के बॉडी में इंटर करें, अर्थात वो अगर गैस के रूप में एंटर करेंगे तो कैसे करेंगे कि जो इंसेक्ट का रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके माध्यम से वो कहेंगे कि इंटर करेंगे, जिसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के माध्यम से वो इंटर करेंगे और इंसेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, या पेस्ट जो होता है वो किल हो जाता है। तो इस तरीके के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेंट। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉमन है और पूछा जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम फास्फाइड है। तो एल्यूमिनियम फास्फाइड को हम क्या बोलते हैं, सल्फास बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है। ईडीबी हुआ, तो ये भी आपका एक तरीके का क्या है, फ्यूमिगेंट है। तो ये आपके दो फ्यूमिगेंट हैं, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। उसके बाद अभी इंसेक्टिसाइड के बारे में डीपली देखा जाएगा। पहले ये कॉमन क्या है कि किसको हम स्टोमिक इंसेक्टिसाइड, किसको हम कॉन्टैक्ट, किसको हम फ्यूमिगेंट, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये आपका जो है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, ये अति महत्वपूर्ण है। तो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड में होता क्या है कि जैसे कि आपने प्लांट पे क्या नाम का, प्लांट पे आपने स्प्रेइंग या कर दी है इंसेक्टिसाइड की, तो वो
जो इंसेक्टिसाइड है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जैसे लीफ पे अगर पड़ता है तो लीफ द्वारा वो इंसेक्टिसाइड, इन जो पॉइजन है कहेंगे कि वो एब्जॉर्ब कर उठेगा। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसका ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, पूरे कहेंगे कि जो पार्ट है रूट टू स्टेम लीफ, जो भी एरियल पार्ट हैं सभी में उनका ट्रांसलोकेशन हो जाता है। और ट्रांसलोकेशन होने की वजह से जब हमारा जो सकिंग इंसेक्ट होता है, जब हमारा सकिंग इंसेक्ट जो सैप होता है उसको सक करता है, तो सक करने की वजह से कहेंगे कि वो जो है एक तरीके से किल हो जाता है। तो इस तरीके के जो कहेंगे कि इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक टाइप इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। जैसे आपका फास्फोमिडान है, तो फास्फोमिडान क्या है, आपका सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। या एसीफेट बोलें तो ये भी आपका एक तरीके के सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। तो ये हो गया कहेंगे कि मोड ऑफ एंट्री के आधार पे आपके 4 तरीके के हो गए, कॉन्टैक्ट, स्टोमिक, फ्यूमिगेंट और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। अब कहेंगे कि ये दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन जनरेशन के आधार पे, तो जनरेशन के आधार पे अगर हम इंसेक्टिसाइड को क्लासीफाई करें तो अब जो रिसेंट में चल रहा है कि 5 जनरेशन तक जो है इंसेक्टिसाइड आ गए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के जो इंसेक्टिसाइड्स थे कहेंगे कि जो इनऑर्गेनिक्स हैं, बॉटनिकल्स हैं, वो सभी आपके किस जनरेशन के अंतर्गत आ जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। और उसके अलावा जो अर्ली जैसे डीडीटी की जब डिस्कवरी हुई तो डीडीटी जो था वो भी एक तरीके के कह सकते हैं कि किसके अंतर्गत आ जाता है, फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आ जाता है। सेकंड जो जनरेशन हमारा इंसेक्टिसाइड है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा जनरेशन में कौन से इंसेक्टिसाइड आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में इनऑर्गेनिक और बॉटनिकल्स होंगे। उसके अलावा सेकंड जो जनरेशन होती है उसमें आपके सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स होंगे, अर्थात जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स हैं अभी उनके बारे में हम देखेंगे कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक ग्रुप में कौन कौन से इंसेक्टिसाइड आते हैं। थर्ड जो जनरेशन है हमारा इंसेक्टिसाइड का, उसमें आपका कहेंगे कि ये अति महत्वपूर्ण है और इंडिया कहेंगे कि एक तरीके से अब सेकंड जनरेशन को कहेंगे कि पास आउट कर गया है, सेकंड जनरेशन को क्रॉस कर गया है। तो इस तरीके से रिसेंट जो कहेंगे कि रिसेंट केमिकल फॉर रिप्रोडक्टिव जैसे कि कंट्रोल के लिए, जैसे आपका इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं, जो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, थर्ड जनरेशन के इंसेक्टिसाइड कहलाएंगे। जैसे आपका जुवेनाइल हार्मोन हुआ, ये क्या कहलाएगा आपका जुवेनाइल हार्मोन। तो ये आपको याद रखना है कि जुवेनाइल हार्मोन जो है वो थर्ड जनरेशन का इंसेक्टिसाइड है। या कहेंगे कि रिपेलेंट हुआ, रिपेलेंट हुआ, तो रिपेलेंट जो होता है वो भी आपका थर्ड जनरेशन हुआ। या सेक्स अट्रैक्टेंट जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो भी आपके थर्ड जनरेशन के इंसेक्टिसाइड कहलाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन में आपके सिंथेटिक पैराथ्राइड्स हैं। तो ये आपके जैसे साइपरमेथ्रिन हुआ, तो जो सिंथेटिक कहेंगे कि पैराथ्राइड्स हैं इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिंथेटिक कहेंगे कि पैराथ्राइड्स हैं जो फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका साइपरमेथ्रिन हुआ। या उसके अलावा जैसे कुछ एंटी हार्मोनल हैं इंसेक्टिसाइड हैं, एंटी हार्मोनल इंसेक्टिस, ये पूछा जा सकता है। तो एंटी हार्मोनल जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो भी आपके फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा फिफ्थ जो जनरेशन है, अब जो नए कह सकते हैं कि नियोनिकोटिनाइड्स आ गए हैं, आपके इमिडाक्लोपरिड हुआ, इस तरीके के जो नए इंसेक्टिसाइड अब आ रहे हैं वो सभी कह सकते हैं कि आपके फिफ्थ जनरेशन में आप इनको इंसेक्टिसाइड के मतलब क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे आपका बाइफेंथ्रियान हुआ, तो ये बाइफेंथ्रियान जो है कहेंगे कि ये आपका फिफ्थ जनरेशन का एक इंसेक्टिसाइड हो गया। तो ये हो गया। तो ये आपका कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बस ऐसे ही पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड। तो वो आपको ये बताना होगा कि जुवेनाइल हार्मोन जो है वो थर्ड जनरेशन का इंसेक्टिसाइड है, या रिपेलेंट हुआ, रिपेलेंट हुआ, या कहेंगे कि आपका जो सेक्स अट्रैक्टेंट हुआ, ये सभी थर्ड जनरेशन को होगा। फोर्थ जनरेशन में आपका एंटी हार्मोनल जो इंसेक्टिसाइड हैं इस तरीके से पूछा जाता है। उसके अलावा कहेंगे कि आपका ये तीसरा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी। तो ये तो इतना महत्वपूर्ण है कि जब अभी कभी आप मार्केट में जाएंगे तो उसमें जब देखते हैं, मार्केट में जब जाएंगे तो उसके जो कंटेनर होता है जिसमें आपका इंसेक्टिसाइड कहेंगे कि पैक होता है, उसमें देखेंगे तो उसके पैक पे ये 4 तरीके के रेड, येलो, ब्लू और कहेंगे कि ग्रीन कलर के, ये 4 तरीके के इस तरीके से देखेंगे, उस पर इस तरीके के सिम्टम बने होते हैं। और नीचे वाला जो होता है उसमें जैसे कि अगर रेड कलर का है तो इस तरीके से रेड कलर का जो है कलर रहेगा।
तो वो एक तरीके से डिवाइड करता है कि कौन सा इंसेक्टिसाइड किस कैटेगरी में आता है। तो जो रेड इंसेक्टिसाइड है, जैसे आपका एल्युमिनियम फास्फाइड है या कहेंगे कि जिंक फास्फाइड है, जब आप इन इंसेक्टिसाइड को खरीदने जाएंगे तो उनके पैक पे देखेंगे कि इस तरीके के रेड जो है कलर दिखाई पड़ता है, रेड कलर का इस तरीके का सिंबल होता है। तो कहने का मतलब ये इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होते हैं। और इनको कह सकते हैं कि अगर किसी ने क्या नाम का कंज्यूम कर लिया, ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, तो उसकी डेथ तक हो सकती है। जैसे आपका एल्युमिनियम फास्फाइड है जिसको हम सल्फास बोलते हैं। तो ये तरीके होते हैं। तो कहने का मतलब अगर जब भी इन पे कह सकते हैं कि एक तरीके का बैन है, मतलब कि जो एल्युमिनियम फास्फाइड है, जिंक फास्फाइड हैं, कहेंगे कि बैन तो नहीं है, लेकिन इन इस तरीके के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं अगर आप नॉर्मली अभी मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो वो नहीं देते हैं। अगर उनको लगता है कि सस्पिशियस अगर कुछ इस तरीके का, तो बस इसमें आपको ये याद रखना है कि इस तरीके का अगर रेड जो सिंबल है वो किसके लिए है, तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक जो एक इंसेक्टिसाइड है उनके लिए बनेगा। हाईली टॉक्सिक अगर है तो उसके लिए येलो पॉइजन होता है, कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है उससे रेड से कम पॉइजन होता है। उसके बाद मॉडरेटरी अगर है तो उसमें आपके ब्लू तरीके के अगर ये जो कहेंगे कि रहेगा, तो इसमें जो नीचे का ये जो रंग रहेगा, थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं तो अभी क्या नाम का ये दिखाई देता बस पेन से, तो ये ब्लू कलर का रहेगा। और अगर लेस टॉक्सिक है, कहेंगे कि ये थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल होता है ये इन्वायरमेंटली भी, तो ये आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ये कहेंगे कि थोड़ा सा हमें कॉशन अर्थात थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है इस इंसेक्टिसाइड के लिए। लेकिन अगर जब हम रेड कलर वाला जब ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड परचेज करते हैं तो उसे हमें कहेंगे कि चिल्ड्रन से अदर जो भी हैं उनसे दूर रखना चाहिए। नहीं तो अगर कुछ भी मतलब अगर वो कंज्यूम कर लेते हैं तो एक कह सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट शरीर पे पड़ता है और डेथ तक हो सकती है। तो ये हो जाएगा बेस्ड ऑन टॉक्सिटी। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से इंसेक्टिसाइड का रेड होता है, कौन से इंसेक्टिसाइड का येलो होता है। उसके बाद ये फोर्थ जो कहेंगे कि हमारा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड सोर्स। तो ये इसको हम डीपली देखते हैं, ये कहेंगे कि इस इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो सबसे पहले इस इंसेक्टिसाइड को देखने से पहले LD50 देख लेते हैं कि LD50 क्या होता है। जैसे अभी क्वेश्चन ये यूपी के PGT में पूछा गया था, तो हो सकता है TGT में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो LD50 कहेंगे कि 1952 में फिन्नी ने दिया था। तो LD50 होता क्या है कि जैसे कि आपके पास ये पॉपुलेशन है इंसेक्ट की, आपके पास ये 10 इंसेक्ट हैं, आपने 10 इंसेक्ट को किल करने के लिए जो टॉक्सिकेंट है, देखिए इंसेक्टिसाइड में जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका टॉक्सिकेंट होता है और एक कैरियर होता है। जैसे कि जब हम बोलते हैं कि मैलाथियान 5%, तो मैलाथियान 5% मतलब अगर वो 1 kg मैलाथियान है तो उसमें केवल टॉक्सिकेंट जो होगा वो 50 ग्राम, अर्थात कह सकते हैं कि 5% ही पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 ग्राम अगर कोई मैलाथियान टॉक्सिकेंट है वो आपके 50%, ये 10 इंसेक्टिसाइड हैं, 10 इंसेक्ट हैं, 10 इंसेक्ट में से 5 इंसेक्ट को किल कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो LD50 हुआ। तो वो जो डोज होगी, अब अगर वो 4 ग्राम है तो क्या नाम का वो कहेंगे कि वो LD50 4 ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ टॉक्सिकेंट रिक्वायर्ड टू किल द 50% ऑफ द टेस्ट पॉपुलेशन, अर्थात जो आपकी टेस्ट पॉपुलेशन है, जैसे अगर 10 इंसेक्ट हैं तो 10 इंसेक्ट का 50% जो पॉपुलेशन है अर्थात 5 इंसेक्ट को किल करने के लिए जितनी अमाउंट में आपको टॉक्सिकेंट की ज़रूरत होती है। देखिए इंसेक्टिसाइड कहने मतलब दूसरा, इंसेक्टिसाइड में आपका क्लोरोपाइरीफास 20%, 25%, 30%, इसका मतलब है कि 1 लीटर में 20% अर्थात 200 ग्राम ही या 200 ml ही टॉक्सिकेंट आपका पाया जा रहा थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना जो है टोटल अमाउंट ऑफ टॉक्सिकेंट रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ टेस्ट पॉपुलेशन एंड एक्सप्रेस्ड इन mg सब्सटेंस ऑफ टॉक्सिकेंट इन पर kg बॉडी वेट ऑफ एनिमल। अर्थात जब एनिमल के केस में लेते हैं, यही चीज़ पूछा गया था यूपी के PGT एग्जाम में। तो एनिमल केस में हम कहेंगे कि अगर आपका जो एनिमल है एक पशु है, अगर उसमें 100 kg उसका वेट है तो उसमें कितने मात्रा में आपका
जो है कहेंगे कि जो मिलीग्राम है mg है, तो उसमें कितनी ग्राम जो है मिलीग्राम जो है इंसेक्टिसाइड की टॉक्सिकेंट की मात्रा पाई जा रही है। तो ये आपका हो जाएगा मिलीग्राम पर केजी वेट इन केस ऑफ एनिमल। लेकिन जब हम इंसेक्ट के केस में देखते हैं LD50, तब उसमें आपका माइक्रोग्राम पर 1 ग्राम बॉडी वेट ऑफ इंसेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये मालूम है कि इंसेक्ट का वेट कभी केजी में नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम उसको कहेंगे कि यहाँ जो मिलीग्राम होता है वहाँ माइक्रोग्राम होता है, और 1 ग्राम बॉडी वेट होता है आपका इंसेक्ट का। तो ये LD50 हो गया। अर्थात अगर हमें 1 ग्राम बॉडी वेट के इंसेक्ट है और उसको 5 इंसेक्ट मारने के लिए हमें जितना माइक्रोग्राम इंसेक्टिसाइड या टॉक्सिकेंट देना पड़ता है, वही आपका LD50 कहलाएगा। तो चलिए ये चीज़ें हो गई। अब बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पे हम अगर इंसेक्टिसाइड को क्लासीफाई करते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी में ये पूछा जाता है। तो इसमें बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पे हम इनको 2 तरीक़ों में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका इनऑर्गेनिक, और दूसरा क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक में जैसे आपके जो इंसेक्टिसाइड हैं उसमें आपका थोड़ा सा जूम करते हैं। इनऑर्गेनिक में आपका कहेंगे कि आर्सेनिक, उसके बाद आर्सेनिक में आपका जैसे कैल्शियम आर्सेनेट है या लेड आर्सेनेट है। तो ये सभी किस ग्रुप में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स है, कौन सा ऑर्गेनो फास्फेट है, कौन सा कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है, कौन सा इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, कौन सा कहेंगे कि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। तो आर्सेनिक इंसेक्टिसाइड कैल्शियम आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट हो गए। उसके बाद कहेंगे कि फ्लोराइन कंपाउंड होगा, तो ये आपका सोडियम फ्लोराइड्स हो गया। सल्फर है, तो सल्फर क्या है आपका, कहने का मतलब सल्फर जो है इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो ये सल्फर है, कहेंगे कि आपका एक तरीके का कहेंगे कि आपका इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि सल्फर एक्रिसाइडल प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक्रिसाइड होता है। तो ये पूछा जाता है कि सल्फर क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि सल्फर जो है वो आपका एक्रिसाइड है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है लाइम सल्फर। तो ये सभी चीज़ें जो हो गई आपके किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगी, कहेंगे कि इन ऑर्गेनिक के अंतर्गत आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक ग्रुप है, जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हैं। तो ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो सकते हैं। एक तो जो प्लांट ओरिजिन के हैं, एक जो सिंथेटिक हैं। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो इसको हम अदर भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे हैं कि जो एनिमल ओरिजिन के होते हैं, अर्थात एनिमल ओरिजिन के। कुछ ऐसे हैं जो कि प्लांट ओरिजिन के हैं, ऑर्गेनिक ही होंगे। कुछ ऐसे हैं जो सिंथेटिक होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो इसमें हम 2 जो मेजर हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। तो अब प्लांट ओरिजिन अगर हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, तो प्लांट ओरिजिन की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, देखिए ये सिंथेटिक है, ये ऑर्गेनिक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये हम ऑर्गेनिक प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक में आपका सबसे पहले तो जो आता है जैसे नीम। नीम को हम क्या बोलते हैं कि इसका जो एजाडिरेक्टिन, तो ये एजाडिरेक्टिन इंडिका कह सकते हैं, या एजाडिरेक्टा इंडिका जो है इसका जो बॉटनिकल नेम होता है नीम का। तो नीम जो है इस समय कहेंगे कि इंडिया में जो है टूथब्रश कहेंगे कि सब यूज करते हैं सुबह सुबह। और अमेरिका में अब कहेंगे कि हर्बल ब्रश का चल रहा है वहाँ टाइम। हर्बल ब्रश का मतलब वो है कि वो नीम का जो है दतून जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने मतलब इसमें एक केमिकल है, कहेंगे कि एजाडिरेक्टिन। ये जो कहेंगे कि एजाडिरेक्टिन जो पाया जाता है आपका, वो क्या है, एक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है। तो ये एक आपको प्लांट से मिलता है, किससे मिलता है, नीम कर्नल से। तो इसके लिए एक नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट जो है वो कहेंगे कि बनाया जाता है। अगर उसको बनाना हुआ तो उसके लिए आपको जैसे कि अगर 5% का बनाना हुआ, ये कहेंगे कि एक तरीके से हम यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए, तो इसका एक तरीके से या नीम ऑयल। तो जब हम 5% का अगर हमें बनाना हुआ तो हम नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है वो
50 ग्राम ले लेंगे और 1 लीटर पानी में हम उसको कहेंगे कि 8 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए उसको रख देंगे और उसमें जब वो घुल जाएगा तो उसको हम फिर स्टायर अर्थात उसको हम छान लेंगे और कहेंगे कि उसको कपड़े से क्लॉथ से उसके बाद फिल्ट्रेट कर लेंगे। कहने का मतलब फिल्ट्रेट करने के बाद क्या करेंगे हम कि उसमें जो है क्या नाम का जब हमारा जो फ़िल्ट्रेट करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वो हो सकता है कि 1 लीटर से कम हो या तो उसको हम 1 लीटर में बनाएंगे क्योंकि हमारा उसमें जो 50% ही 50 ग्राम ही नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है। तो वो अब 1 लीटर तो पूरी जो कंसंट्रेशन मात्रा है उसको हम 1 लीटर में बनाएंगे और उसमें हम थोड़ा सा सौंफ जो होता है कहेंगे कि सोडा जो होता है उसको हम 2% के करीब मिला देते हैं। तो ये हमारा जो है नीम का जो है कहेंगे कि नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है वो तैयार हो जाता है। तो जनरली हो सकता है पूछा जाए 50% बनाने के लिए तो अगर ये सॉरी 5% अगर 5% बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप 50 ग्राम, 2.5% बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप 25 ग्राम, 2% तो 20 ग्राम 1 लीटर पानी में यूज करेंगे इस तरीके से। तो ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा तो एक ये आपको याद रखना है एजाडिरेक्टिन ये किस में पाया जाता है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है तो ये नीम में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि कहेंगे कि जो इसमें होता है जनरली 2 से 4 mg कह सकते हैं पर ग्राम कर्नल में जो है ये पाया जाता है इंसेक्टिसाइड। तो ये है। उसके अलावा इसमें अदर जो चीज़ें होती हैं कि नीम बेस्ड प्रोडक्ट आर सेंसिटिव टू अल्ट्रा वायलेट लाइट से ये तो इट डिग्रेड व्हेन एक्सपोज ऑन टू सनलाइट अर्थात कहेंगे कि सबसे बड़ी हानि ये होती है कि अगर नीम सीड कहेंगे कि नीम ऑयल का आप यूज करते हैं तो जब ये जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उनसे ये डिग्रेड हो जाती हैं। तो अतः इनका जब हम भी नीम इनका प्रयोग करें तो इवनिंग में करें, इवनिंग में करेंगे। उसके बाद कहेंगे कि रात होगी, रात तक वो पौधे में कहेंगे कि कुछ कंट्रोल हो फिर सुबह। तो इस तरीके से उसके बाद दूसरा जो होगा हमारा निकोटीन होगा। तो निकोटीन भी पूछा जाता है, निकोटीन हमें किससे प्राप्त होगा, कहेंगे कि निकोटियाना रस्टिका या निकोटियाना टोबैकम, इसको हम क्या बोलेंगे टोबैको प्लांट। तो ये भी पूछा जाता है टोबैको प्लांट से हमें क्या प्राप्त होता है, तो टोबैको प्लांट से हमें कहेंगे कि निकोटीन प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें हैं कहेंगे कि निकोटियाना टोबैकम हुआ या निकोटियाना रस्टिका हुआ इन सभी में ये पाया जाता है। तो ये अब बस आपको निकोटीन याद रखना है, निकोटीन में भी एक तरीके की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। जनरली इसको हम निकोटीन सल्फेट के नाम से आपका मार्केट में मिलता है। तो ये एक तरीके से कॉन्टैक्ट एंड नरोपाइजन है अर्थात निकोटीन जो होता है वो कॉन्टैक्ट, इसीलिए हमने पहले बताया था कि कॉन्टैक्ट और नर्वस पॉइजन होता है अर्थात जो इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम होता है उसको भी ये प्रभावित करता है। तीसरा जो हमारा है रोटेनॉल है, ये आपका कहेंगे कि रूट से पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट हैं जिनको हम साउथ अमेरिकन कहेंगे कि लेग्यूमिनस प्लांट हैं जिससे हमें रेटोनॉन जो है वो प्राप्त होता है। तो अगर इस तरीके से दिए जाए तो रेटोनॉन इज द प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड, तो हो सकता है कि इस तरीके से दे दिया जाए 4 ऑप्शन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड। तो इसमें 3 इंसेक्टिसाइड दे दिया है और चौथा ये दे दिया जाए रेटेनॉन। तो ये आपका प्लांट ओरिजिन हो जाएगा। और चौथा ये जो है पायरेथ्रम, ये तो कहेंगे कि अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं पायरेथ्रम से। तो पायरेथ्रम सबसे पहले हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये क्राइसेंथेमम गुलदाउदी जिसको हम बोलते हैं, गुलदाउदी के फूल से हमें क्राइसेंथेमम सिनेरेरीफोलियम बोलते हैं, तो वहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो जनरली क्राइसेंथेमम से प्राप्त होता है, जो पौधा सूख जाता है उसके जो वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये क्या होता है, नॉक डाउन इफेक्ट होता है अर्थात ये पूछा जा सकता है कि कौन से इंसेक्टिसाइड का कहेंगे कि प्लांट ओरिजिन का होता है जिसको नॉक डाउन इफेक्ट होता है, तो वो आपका है क्राइसेंथेमम। पायरेथ्रिन ये जैसे कि आपका जो कॉइल में यूज करते हैं उसमें आप देखेंगे तो थ्रिन रहता है, तो वो जनरली जो कॉइल में पाया जाता है उसमें भी पायरेथ्रिन जो है वो पाया जाता है। तो पायरेथ्रम हुआ या कहेंगे कि इसको हम पायरेथ्रिन बोलते हैं या पायरेथ्राइड्स बोलते हैं, ये सभी सिमिलर हैं। तो इसमें आपका पायरेथेरोनॉल कहेंगे कि पाया जाता है या सिनेरोनॉल पाया जाता है। तो लोन पाया जाता है अर्थात उसको क्या बोलते हैं सीने, आपका जो हो जाएगा सीने रो लो नोन।
तो ये चीज़ें हो गई सीडोलोन। तो ये आपका पायरेथ्रम में पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव होता है। तो इनको हम जनरली रूप से, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि पायरेथ्रिन कहें, पायरेथ्रम या पायरेथ्रिन या पायरेथ्राइड्स न दे के वो पूछ सकता है। तो इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपका जो होता है सीने रो लोन। तो एक तरीके के ये पूछा जा सकता है। अगर सीने रोलोन पूछा जा रहा है तो ये भी आपका पायरेथ्राइड्स है। और उसके अलावा अगर वो है कि पायरे थ्रोलोन, तो एक दूसरा होता है कि पायरेथ्रोलोन। तो ये जो है आपका दोनों मिला के क्या होते हैं, ये पायरेथ्राइड्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये आपको याद रखना है कि पायरेथ्रम जो है या पायरेथ्राइड्स जो है हमें किससे प्राप्त होता है, क्राइसेंथेमम से प्राप्त होता है, जिसको हम गुलदाउदी बोलते हैं। ये इसका बॉटनिकल नेम भी पूछा जाता है कभी कभी, क्राइसेंथेमम सिनेरेरीफोलियम, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर का भी आपका एक सेक्शन हो जाता है। उसके अलावा कहेंगे कि इसमें पायरेथ्रिन जो पाया जाता है, दशमलव कहेंगे कि 8% से लेके 8% से लेके 3% के करीब जो है कह सकते हैं, या 5% से 3% तक जो है आपका पायरेथ्रिन जो होता है गुलदाउदी में। अर्थात इसका मतलब हो गया कि अगर 1 kg है तो इसमें 0.8 से लेके 3% तक जो है वो पाया जाएगा। तो ये हो गया। जैसे आपका साइपरमेथ्रिन हुआ, एलेथ्रिन हुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो पायरेथ्राइड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्लांट ओरिजिन के हो गए इंसेक्टिसाइड। अब हमारा जो देखना है कहेंगे कि सिस्टेमिक सिंथेटिक जो ऑर्गेनिक है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक को हम मेजर रूप से अगर डिवाइड करें तो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका होता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन्स। ये अति महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन्स बोलते हैं, या कह सकते हैं कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये जनरली बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये आपका ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स हैं। तो इसमें आपका क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनोक्लोरीन्स में जैसे डीडीटी हुआ, एचसीएन हुआ, या कहेंगे कि बीएचसी हुआ, कहेंगे कि बीएचसी, और कहेंगे कि आपका अदर जो इंसेक्टिसाइड हैं। उसके अलावा जैसे आपका ये साइक्लोडाइन्स हुआ, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ऑर्गेनोक्लोरीन्स के अंतर्गत। जैसे एल्ड्रिन हुआ, हेप्टाक्लोर हुआ, इंडोसल्फान। ये भी एच यू एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया कि इंडोसल्फान इज द ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स या ऑर्गेनो या क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनो क्लोराइड्स। तो ये पूछा गया है। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब इसमें मेजर जो ऐसे आपका डीडीटी है, तो यहाँ से डीडीटी से पूछा जा सकता है, क्योंकि डीडीटी फर्स्ट कह सकते हैं कि एक तरीके का इंसेक्टिसाइड था, सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था। तो डीडीटी की फर्स्ट टाइम जो सिंथेसाइज किया था वो जिडलर ने किया था। और कब किया था, कहेंगे कि 1874 में किया था। लेकिन जो इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, अर्थात जिडलर ने तो डीडीटी कहेंगे सिंथेसाइज किया। तो एक क्वेश्चन ये आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है। तो डीडीटी, और एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पूछा जा सकता है डीडीटी का पूरा नाम क्या है। तो डीडीटी का पूरा नाम हम कहेंगे कि डाईक्लोरो, ये आपका क्या हो जाएगा, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, ये आपका डाईक्लोरो डाईफिनाइल, उसके अलावा ट्राईक्लोरो ईथेन। तो कहेंगे कि डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन जो है, ये आपका क्या नाम है, डीडीटी का पूरा नाम है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। जनरली इंटरव्यू में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इंसेक्टिसाइड था। तो फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किसने किया डीडीटी से, पहला तो ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक क्लोराइड्स है। दूसरा डीडीटी का पूरा नाम क्या हो गया, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन हो गया। तीसरा क्या हो गया कि इसको फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किसने किया, तो जिडलर ने किया। चौथा इसका क्या हो गया कि इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, तो उसको हम बोलेंगे कि पॉल हरमन मूलर ने किया था 1939 में। कौन थे, हरमन मूलर। अर्थात मूलर ने पहली बार जो है डीडीटी को इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था। तो और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो डीडीटी है ये आपका स्टोमिक, कह सकते हैं कि स्टोमिक और कॉन्टेक्ट दोनों पॉइजन है। हमने दोनों के बारे में बताया कि स्टोमिक पॉइजन किसे बोलते हैं और कॉन्टेक्ट। तो डीडीटी आपका दोनों हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि बीएचसी हुआ, जिसको हम जनरली पूछा जा सकता है बेंजीन हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, या ग्रामैक्सेन बोलते हैं, गैमेक्सिन। तो गैमेक्सिन जो होता है वो भी आपका बीएचसी हुआ।
तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा अब अगर हम देखते हैं तो इसमें आपका एल्ड्रिन हुआ, हेप्टाक्लोर हुआ, इंडोसल्फान हुआ, तो ये साइक्लोडाइन्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये हैं क्या, आर्गेनो क्लोरीन्स हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये आर्गेनो क्लोरीन्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेकंड जो हो जाएगा वो आर्गेनोफॉस्फेट हो गया। तो आर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं ये करते क्या है कि ये जनरली जो नर्वस कह सकते हैं कि ये आर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं वो नर्वस पॉइजन है, अर्थात जो इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम होता है उसको ये प्रभावित करते हैं। ये एक तरीके के जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये इनहिबिट करते हैं। उसकी वजह से जो है ये नर्वस सिस्टम जो होता है इंसेक्ट का वो डिस्टर्ब होता है और कहेंगे कि इंसेक्ट जो होता है वो किल हो जाता है। अब आपको बस ये याद रखना है कौन सा इंसेक्टिसाइड आर्गेनोफॉस्फेट के अंतर्गत आता है। तो आर्गेनोफॉस्फेट के अंतर्गत आपका मैलाथियान जो है वो क्या है, आर्गेनोफॉस्फेट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है मैलाथियान। उसके अलावा मिथाइल पैराथियान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मिथाइल पैराथियान। और उसके अलावा कहेंगे कि आपका डाइक्लोरोवास है। जनरली इसमें से जो अभी इंसेक्टिसाइड ये देख रहे हैं मैक्सिमम मैला मिथाइल पैराथियान है, डाइक्लोरोवास, इन सभी को 2020 तक बैन करने का प्रोसीजर चल रहा है। 2020 के बाद इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमें जो मेजर हैं आर्गेनोफॉस्फेट में वो आपको याद रखना होगा 100%, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैलाथियान, डाइक्लोरोवास, फेंथ्रियन, क्विनाल्फास, क्लोरोपाइरीफास। क्लोरोपाइरीफास क्या होता है, ये आपका टर्माइट कंट्रोल के लिए यूज होता है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लोरोपाइरीफास हो गया। उसके बाद कहेंगे कि फास्फोमिडान हुआ। ये फास्फोमिडान एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। फास्फोमिडान क्या है आपका, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत भी आता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जैसे ये डाइक्लोरोवास है तो इसका कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है। तो कहेंगे कि क्लोरोवास को हम नूआन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि नूआन के नाम से भी जानते हैं। तो कॉमन नेम है, हो सकता है पूछा जाए, नूआन। उसके अलावा फास्फेमिडान हो गया, मोनोक्रोटोफास हो गया, बैन ही चल रहा है। डाइमेथोएट हुआ, डाइक्लोरोवास, ये सभी 2020 तक बैन होने हैं। ट्राइजोफास हुआ, ये भी बैन होना है। प्रोफेनोफास हुआ, फोरेट हुआ, फोरेट एसिफेट हुआ। तो ये कह सकते हैं कि बड़े कॉमन इंसेक्टिसाइड हैं, इन सभी को आपने देखा होगा। तो ये सभी कॉमन इंसेक्टिसाइड जो हैं कह सकते हैं कि सब किसके अंतर्गत आते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जो इंसेक्टिसाइड यूज हो रहे थे लगभग अब वो बंदी की तरफ हैं। इंडोसल्फान काफ़ी पहले ही बैन हो चुका है, बंदी मतलब बैन हो चुका है। अब तीसरा जो हो जाएगा वो हमारा कार्बामेट है। तो कार्बामेट में हम अगर देखें तो कहेंगे कि कार्बामेट में आपका कार्बेरिल हुआ, अर्थात ये जो कार्बेरिल है ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, कार्बामेट के अंतर्गत आता है। उसके अलावा आपके कार्बोफ्यूरान हुआ, एल्डी कार्ब हुआ। तो ये सभी जो इंसेक्टिसाइड हैं कहेंगे कि ये सभी इंसेक्टिसाइड आपके कार्बामेट के अंतर्गत आते हैं। तो कार्बामेट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तरीके के ये भी नर्वस टिश्यू को इनहिबिट करते हैं, जिस तरीके से आपका जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाए। तो ये एक तरीके के नर्वस इंसेक्टिसाइड है और ये कहेंगे कि कोलिनेस्टरेज जो होता है, कोलिनेस्टरेज जो इंसेक्ट में पाया जाता है उसको इनहिबिट करता है। इंसेक्ट पेस्ट में जो कोलिनेस्टरेज पाया जाता है उसको क्या कहेगा, ये कहेंगे कि एक तरीके से ये किल करता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट किल हो जाता है। तो उसी तरीके से कार्बामेट भी है, लगभग वही प्रोसीजर होता है। इसमें एक ईस्टर होता है एन मिथाइल कार्बे, कहेंगे कि कार्बामिक एसिड पाया जाता है, एन कहेंगे कि अर्थात आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या पाया जाता है, तो वो आपका कहेंगे कि कोलिनेस्टरेज पाया जाएगा। और जो आपका कार्बामेट है उसमें आपका क्या पाया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि एन मिथाइल, कहेंगे कि एन मिथाइल कार्बामिक एसिड पाया जाता है, अर्थात एन मिथाइल कार्बेमिक एसिड पाया जाता है, जो कि इनहिबिट करता है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ वही जो आपका कहेंगे कि कोलिनेस्टरेज पाया जाता है उसी को इनहिबिट करता है। इंसेक्ट में
ये पाया जाता है तो उसी को इनहिबिट करता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या है ये आपको याद रखना है। एल्डी कार्ब हुआ, कार्बोफ्यूरान हुआ, कार्बेरिल हुआ, जिसको हम कार्बेरिल को कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं कॉमन नेम, बड़ा कॉमन नेम है, ये पूछा जाता है सेमिन बोलते हैं। तो सेमिन अर्थात ये क्या है आपका कार्बेरिल है। तो ये चीज़ें हो गई। और अब आपका जो आएगा कहेंगे कि सिस्टेमिक, जो आपके सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स हैं, सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स वो आपके आ जाएंगे। तो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स के अंतर्गत जैसे आपका एलेथ्रिन हुआ, ये आपके साइपरमेथ्रिन हुआ। तो साइपरमेथ्रिन का कहेंगे कि 1975 में जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी। और ये आपका 10% ईसी का मतलब क्या होता है, इमल्सिफिएबल कंसंट्रेशन। जनरली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फार्मूलेशन, जो आपका इंसेक्टिसाइड होता है उसके फार्मूलेशन होता है। फार्मूलेशन का मतलब है कि आपका जो इंसेक्टिसाइड है उसमें टॉक्सिकेंट जो है, जैसे हम अगर बात कर रहे हैं कि साइपरमेथ्रिन 20% ईसी, तो इसका मतलब है कि इसमें टॉक्सिकेंट जो पाया जाएगा वो 20% है और 80% जो है वो अदर कैरियर हैं। तो ये जो फार्मूलेशन होता है ये कई तरीके का होता है। जैसे आपका इन सॉलिड फार्म में होगा, तो सॉलिड फार्म में आपके जो डस्ट होते हैं, जो आपके डस्ट हैं या कहें कि जो ग्रेन्यूल हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फार्म में फार्मूलेशन होते हैं। लिक्विड फार्म में जैसे है तो इमल्सिफिएबल कंसंट्रेशन हुआ, एस हुआ, एस हुआ। उसके अलावा आपका जैसे वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर हुआ, वेटेबल पाउडर हुआ, WP। तो ये सभी हैं फार्मूलेशन है इंसेक्टिसाइड के। एरोसॉल हुआ, फोम हुआ, ये सभी। तो चलिए इन सभी के बारे में। तो सिंथेटिक पैराथ्राइड्स जो हैं ये एक तरीके के कुछ ऐसे सिंथेटिक पैराथ्राइड हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन हुआ, ये आपके 4th जनरेशन के अंतर्गत भी आता है इंसेक्टिसाइड के। तो इसमें साइपरमेथ्रिन हुआ तो जो आपका लेब्रिप्टेरन्स लार्वी होते हैं उनको ये किल करने का काम करते हैं। उसके अलावा कहेंगे कि अदर जो हैं आपके कुछ नावल इंसेक्टिसाइड आ गए हैं जो प्रेजेंट टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं, नावल इंसेक्टिसाइड। तो इसमें नावल इंसेक्टिसाइड में अगर देखा जाए तो एक ग्रुप होता है नियोनिकोटिनॉइड्स। नियोनिकोटिनॉइड्स, तो नियोनिकोटिनॉइड्स में कौन कौन से इंसेक्टिसाइड आते हैं तो उसमें आपका इमिडाक्लोप्रिड है। अर्थात इमिडाक्लोप्रिड जो है वो आपका किसके अंतर्गत आता है, नियोनिकोटिनॉइड्स के अंतर्गत आता है। तो इमिडाक्लोप्रिड क्योंकि ये एक नया इंसेक्टिसाइड है और ये कॉमन इस समय फील्ड में यूज हो रहा है, तो जैसे कि आपको कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में लिखना हुआ कि कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें बस इंसेक्ट का अगर नेचर मालूम रहेगा तो इसमें से आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपका इमिडाक्लोप्रिड है तो ये कॉन्टैक्ट और स्टोमिक, जो कॉन्टैक्ट और स्टोमिक टाइप के ये पॉइजन होता है। तो ये आपका जैसे कि एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इमिडाक्लोप्रिड की कि ये सीड, अर्थात हम सीड ट्रीटमेंट में इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एज ए सीड ट्रीटमेंट, एज ए सॉइल ट्रीटमेंट एंड एज ए फोलियर स्प्रेइंग के रूप में यूज करते हैं। तो इसीलिए इसमें बड़े ब्रॉड रूप में इमिडाक्लोप्रिड का यूज हो रहा है। और जनरली जो इमिडाक्लोप्रिड हमारा इंसेक्टिसाइड है वो किसके लिए यूज होता है, जैसे आपका हॉपर है, एफिड है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, टर्माइट्स है, तो इनके कंट्रोल के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का यूज करते हैं। जैसे आपका वाइट फ्लाई है, हनी ड्यू सिक्रेशन करते हैं, थ्रिप्स है, एफिड है, अर्थात कहेंगे कि जैसे कि अभी वीट में या मस्टर्ड में माहू लगता है, तो माहू के कंट्रोल के लिए हम कर सकते हैं कि हम इमिडाक्लोप्रिड का अच्छे से कंट्रोल यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कहेंगे कि इमिडाक्लोप्रिड हुआ, उसके बाद स्टाम्प्रिड हुआ। इन सभी पे हमने जो है कहेंगे कि हम सब CAG में इन सभी पे कहेंगे कि फील्ड में ट्रायल जो है जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं सब पे किया जा चुका है। और सबसे बेस्ट जो रिजल्ट आया था ये क्लोथिए निडॉन का आया था, कहेंगे कि निडिन का आया था, आपका जो सकिंग पेस्ट थे। तो इसमें स्टाम्प्रिड है। स्टाम्प्रिड में कहेंगे कि ये आपका सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। तो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का मतलब कि जब ये प्लांट में आप इसका स्प्रेइंग करेंगे तो प्लांट के जो प्लांट में ये इनका वेस्कुलर सिस्टम में इनका ट्रांसलोकेशन होगा और जब सकिंग इंसेक्ट इनको सक करेगा तो वो किल हो जाएगा। तो ये तरीके के हो गए। विथ ये भी आपका कॉन्टैक्ट एंड स्टोमिक टाइप के एक्शन होता है, अर्थात ये कॉन्टैक्ट अगर ये इंसेक्ट के कॉन्टैक्ट में और स्टोमिक अगर खाते हैं तब भी। और उसके अलावा कहेंगे कि सिस्टेमिक हैं ही।
तो कहने का मतलब ऐसे इंसेक्टिसाइड का जब हम यूज़ करेंगे जिनमें सारे नेचर पाए जाएंगे तो उनका जो कहेंगे कि इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा होगा। अगर कहने का मतलब ये है कि ये आपका सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, तो अगर हम प्लांट में यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर सकिंग टाइप इंसेक्ट है तब भी वो मारा जाएगा, कांटेक्ट में अगर इंसेक्ट के आए तब भी मारा जाएगा, और अगर वो चीविंग टाइप का इंसेक्ट है और वो मतलब कि पत्तियों को वो खा रहा है तो खाएगा तब भी मारा जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये आपका स्टाम्प्रिड जो हो गया काफ़ी अच्छा इंसेक्टिसाइड हो जाता है। तो ये सॉइल और फोलियर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका 20 SP हुआ स्टाम्प्रिड 20 SP। उसके बाद थायोमेथाक्जाम हुआ। तो थायोमेथाक्जाम कहेंगे कॉन्टैक्ट और स्टोमक टाइप के पॉइजन होते हैं। आपका 25 WG वेटेबल ग्रेन्यूल्स, और ये सकिंग टाइप के इंसेक्ट के लिए ये काफ़ी सुटेबल होता है थायोमेथाक्जाम। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपको पता चल गया कि फील्ड में आपके कौन सा पेस्ट लगा है, एफिड एसिड थ्रिप्स इन सभी के पेस्ट लगा है, तो आप बता सकते हैं कि थायोमेथाक्जाम का यूज कीजिए, इमिडाक्लोपरिड का यूज कीजिए, स्टाम्प्रिड का यूज कीजिए। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो अगर कहीं भी आप एक तरीके से कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कहीं मिल गई तो वो तो सही चीज़ है, वर्क कीजिए। अगर नहीं है तो आप एक पेस्टिसाइड, अगर आपके पास BSc AG की डिग्री होगी तो अब सरकार ने ऐसा कर दिया है कि BSc AG या बायो जो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने MSc AG केमिस्ट्री में की रहे है वही अब लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड का या अभी कहेंगे कि सीड का। तो वहाँ अगर आपके पास अच्छा मार्केट है जहाँ अच्छा टर्नओवर हो सकता है तो अगर आप इंसेक्टिसाइड की एक दुकान रख के एक अच्छा सा बिजनेस चला सकते हैं। तो वहाँ जब आपको मालूम रहेगा कि कौन सा इंसेक्टिसाइड मोस्ट इफेक्टिव है, उसकी क्या डोजेज होना चाहिए, वो किस इंसेक्ट के लिए कंट्रोल करेगा, डिजीज का सिम्टम क्या है, किसान आके आपसे बताता है कि ये सिम्टम है तो आपको उसको एक एज ए डॉक्टर वो पहचान जाइए कि हाँ ये सिम्टम है और इस इंसेक्ट, ये आपके ऊपर इंसेक्ट लगा होगा और इसके कंट्रोल के लिए ये इंसेक्टिसाइड सबसे सुटेबल होगी। तो इस तरीके से एक अच्छा कह सकते हैं कि अगर किसी के यहाँ साल भर में अगर 10 से 15 लाख का टर्नओवर हो जाए तो कह सकते हैं कि उसका एक जो कहेंगे कि ग्रुप सी की नौकरी होती है तो उससे तो कह सकते हैं कि अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अच्छी जो है मार्जिन होती है, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनमें अच्छी मार्जिन होती है। उसके बाद अब हैं क्लोथिएनिडिन जो है ये आपका नियोनिकोटिनाइड्स के अंतर्गत आता है। उसके अलावा ये फिप्रोनिल है। तो देखिए अभी तक ये जैसे जो थायोमेथाक्जाम थे, स्टाम्प्रिड था, ये सभी जो था ये सभी तो आपका जो है इसके लिए था, किसके लिए, एक तरीके के सकिंग इंसेक्ट के लिए। लेकिन ये फिप्रोनिल जो है ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका यूज किया जाता है। जनरली आपका जैसे स्टेम बोरर हुआ, राइस स्टेम बोरर, इस समय किताबों में आपको मिलेगा वही पुराने इंसेक्टिसाइड जो बैन हो चुके हैं वही इंसेक्टिसाइड मिलेंगे। लेकिन आप अगर एक जागरूक स्टूडेंट हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव अगर लिखना पड़ रहा है या कहीं इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये जो नियोनिकोटिनाइड्स हम बता रहे हैं बस आपको इसी लिस्ट में से बताना है। क्योंकि जैसे आपका फिप्रोनिल हुआ तो फिप्रोनिल भी इस समय रिसेंट में बहुत अच्छा चल रहा है, और जो राइस स्टेम बोरर होता है उसके कंट्रोल के लिए बड़ा कहेंगे कि हम इनका यूज करते हैं। राइस स्टेम बोरर हुआ, राइट रूट बोरर हुआ, इनके कंट्रोल के लिए फिप्रोनिल या कारताप हाइड्राक्लोराइड, जब इस क्योंकि हम सब फील्ड में उस समय बड़ी प्रॉब्लम आती है जब राइस का कल्टीवेशन होता है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ऐसा किसानों की बड़ी जो है, जैसे कि अब यूपी में एक यूपी एग्रीकल्चर कहेंगे कि साइट है, जिस साइट पे अपना कोई भी एग्रीकल्चर का फार्मर है तो वो जाके वहाँ अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करता है और उसको 3 दिन के भीतर जो होता है उसका जो है कहेंगे कि सलूशन जो होता है वो ज़िले से बताया जाता है कि इसमें आपका ये इंसेक्ट लगा है और इसके कंट्रोल के लिए आप ये इंसेक्टिसाइड। तो ये देखने को आता है कि जब राइस की सीजन आती है तो उसमें इस तरीके के यही सिम्टम बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए कह सकते हैं कि आपका फिप्रोनिल है। ये क्या होता है कि गाबा रिसेप्टर है, इज द टारगेट, जो गाबा रिसेप्टर होता है उसको टारगेट बनाता है। एंड जो इंसेक्ट में गाबा रिसेप्टर होता है ये नर्वस सिस्टम से, जब इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम समझेंगे तो इसमें ये होता है, तो गाबा रिसेप्टर जो होता है उसको ये इफेक्ट करता है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहेंगे कि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। एंड कॉन्टैक्ट एंड कहेंगे कि स्टोमिक
इंसेक्टिसाइड है। इनका हम यूज फोलियर एप्लीकेशन अगेंस्ट स्टेम बोरर, जैसे आपका स्टेम बोरर हमने बताया, राइस स्टेम बोरर हुआ, अदर हुआ, माइट्स के कंट्रोल के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। लीफ माइनर हुआ, उनके कंट्रोल के लिए हम फिप्रोनिल का यूज जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा अब जो हैं आपके कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जैसे माइक्रोसाइक्लिक लैक्टोन्स हैं, जिसमें आपका स्पाइनोसैड्स है, एवरमेक्टिन है, एमाबैक्टिन बेंजोएट है, एबोमेक्टिन है। तो ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी बड़े रिसेंट के डेवलप, कहेंगे कि रिसेंटली कहेंगे कि जो डेवलप इंसेक्टिसाइड हैं वो हैं आपके कहेंगे कि स्पाइनोसैड, एवरमेक्टिन, एम्जाबैक्टिन बेंजोएट और एपोमेक्टिन। तो ये सभी आपके इंसेक्टिसाइड हो गए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें आपका ईडीबी जैसे है तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ईडीबी को हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, या कह सकते हैं कि क्लोरोपिक्रिन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। ये तो बड़ा जीके का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टीयर गैस, जो आंसू के गोले छोड़े जाते हैं जब कहीं भीड़ लगती है तो आंसू के गोला छोड़ा नहीं जाता, तो वो क्या होता है, टीयर गैस उसको हम बोलते हैं। तो आंसू के गोले, तो वो क्या होता है, उसमें आपका जो पानी होता है कहेंगे कि उसमें आपका क्लोरोपिक्रिन होता है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें आपका क्या होगा, क्लोरोपिक्रिन। तो इसको हम आंसू गैस बोलते हैं, तो कहेंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे, आंसू गैस बोलेंगे। तो ये यूज होता है। उसके अलावा कहेंगे कि मिथाइल ब्रोमाइड्स हैं, ब्रोमाइड्स जो होते हैं वो भी आपके हैं। HCN है, तो कहेंगे कि हाइड्रोजन साइनाइड्स हुए, तो ये भी आपके किस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं, फ्यूमिगेंट। तो 4-5 आपको हमने फ्यूमिगेंट का एग्जांपल बताया है। इसमें आपका EDP हुआ, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड जिसको हम सल्फास बोलते हैं। तीसरा बोलेंगे HCN हो गया। चौथा ब्रोमाइड्स हुआ, ब्रोमाइड्स, मिथाइल ब्रोमाइड्स। उसके अलावा क्लोरोपिक्रिन, या उसको हम कहेंगे कि टीयर्स गैस, वो भी आपकी जो है फ्यूमिगेंट का काम करते हैं। तो ये आपका इंसेक्टिसाइड का कहेंगे कि क्लासिफिकेशन हो गया, जो मेजर क्लासिफिकेशन है। अब इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से क्लोरिनेटेड हैं, कौन से आर्गेनोफास्फेट हैं, कौन से आर्गेनो कार्बामेट्स हैं, कहेंगे कौन से कार्बामेट हैं। हम आर्गेनो हाइड्रोकार्बन्स को ही आर्गेनो क्लोरीन्स के नाम से जानते हैं, जैसे DDT हुआ, HCN हुआ, उसके अलावा इंडोसल्फान हुआ, हेप्टाक्लोर्स हुआ, एल्ड्रिन हुआ, ये सभी आपके इसके अंतर्गत। अब ये हेप्टाक्लोर, इंडोसल्फान, एल्ड्रिन, DDT, HCN ये सभी बैन हैं, A to Z बैन हो चुके हैं। मैं अब उसके बाद मिथाइल पैराथियन हुआ, ये भी 2020 तक ये सभी जो हैं बैन होने वाले हैं। तो ये चीज़ें हो गई इंसेक्टिसाइड के, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।